नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 का दम सीरीज में जिसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए 10 सवाल। शुरू करते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज, जी हाँ। न सिर्फ भारतीय जो राजनीति है इसमें अक्सर चर्चा का विषय ये बने रहते हैं। बार बार इनका जिक्र कहीं ना कहीं उठकर आ ही जाता है। ये वही हैं अभिनव भारत समाज की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व। देखते हैं भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी। अभिनव भारत समाज की स्थापना करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों भाइयों ने इसने किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इटली का जो क्रांतिकारी था मेजिनी, उससे ये प्रभावित थे और इसी वजह से उसका यंग इटली जो मूवमेंट था उसी के आधार पर इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। अभिनव भारत समाज यंग इंडिया सोसाइटी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। मूल रूप से 1899 में नासिक में मित्र मेला, सबसे पहले 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन इन्होंने बनाया था और वही आगे चलकर अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया। इसे बाद में इटली के क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजिनी के यंग इटली की तर्ज पर यंग इटली, यंग इंडिया, ओके, अभिनव भारत, यंग इंडिया सोसाइटी, यंग इटली। समझ पा रहे हैं कहां से आखिरकार ये आया है? वीडी सावरकर किस व्यक्तित्व से प्रभावित थे? इटली के जो क्रांतिकारी थे मेजिनी उनसे प्रभावित था, जिनका संगठन था यंग इटली और इन्होंने यंग इंडिया बनाया। उन्होंने यंग इटली बनाया था, इन्होंने यंग इंडिया बना दिया। यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, ओके। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशस्त्र विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंकना था। सशस्त्र विद्रोह के हिमायती रहे विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की इन्होंने स्थापना की, ओके। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन जो कि जो इस्लाम था, जो मुस्लिम समाज था, उसमें अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रारंभ किया गया था। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसमें। देवबंद आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1866 में। देवबंद आंदोलन यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देवबंद आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस्लाम जो धर्म है उसके अंदर पुनरुत्थान के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1866 में यूपी जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत था उसके सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान से हुआ। आखिरकार देवबंद आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि सहारनपुर के देवबंद नामक जगह से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना तथा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना था। अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत देवबंदियों ने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति का कड़ा विरोध किया। देवबंद आंदोलन चूंकि इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं, जो वास्तविक कुरान और हदीस की वास्तविक जो शिक्षाएं हैं उनको उनका पुनरुत्थान करना चाहता था, उनको समाज में प्रचारित करना चाहता था। वो अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर किसकी शुरुआत की थी? देवबंद आंदोलन की, जो कि एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था 1866 के अंदर। कब? 1866 में। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी ने या मौलाना अहमद रिजा खान ने। जी हाँ, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना में यूं तो कई लोग शामिल थे, लेकिन एक बड़ा ही चर्चित और महत्वपूर्ण नाम वो है मौलाना शिबली नुमानी का। किसका? मौलाना शिबली नुमानी का। दार उल उलूम नदवा तुल उलमा, जी हाँ,
ये लखनऊ के संदर्भ में मौलाना शिबली नुमानी सही है। क्यों? क्योंकि 1894 में कानपुर में नदवातुल उलमा की स्थापना हुई थी और 1898 में लखनऊ में दार उल उलूम नदवातुल उलमा की नींव पड़ी, जिसमें मौलाना शिबली नुमानी की प्रमुख भूमिका थी। इसका उद्देश्य देवबंद की कट्टरपंथी शिक्षा और अलीगढ़ के पश्चिमीकरण के बीच एक मध्यम मार्ग खोजना था, ताकि इस्लामी धर्मशास्त्र के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। एक तो अलीगढ़ आंदोलन था, जो कि पश्चिमी शिक्षाओं को अपने धर्म के अंदर समाहित करने का उनका जो है पैरवी कर रहा था, कि पश्चिमी जो शिक्षा है उसके साथ साथ हमको कदमताल करना चाहिए, उसको भी हमको जो है सीखना चाहिए। एक देवबंद आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत एक देवबंद आंदोलन था, जो कि पुरानी शिक्षाओं को, जो धार्मिक शिक्षाएं थी, उनके ऊपर चलने की क्या दे रहा था, नसीहत दे रहा था, और अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहने की जो है पैरवी कर रहा था। इन दोनों के बीच में एक और नई विचारधारा उभर कर आती है, जो मौलाना शिबली नुमानी जिसके प्रमुख एक पैरोकार बनकर उभरते हैं, वो थी दार उल उलूम की। दार उल उलूम जो कि अलीगढ़ आंदोलन की पश्चिमी शिक्षा की हिमायत और देवबंद आंदोलन की धार्मिक शिक्षा की हिमायत के बीच में एक मध्यम मार्ग सुझाती है ऐसे लोगों को, जो कि दोनों का अपनी धार्मिक जो पहचान है, अपनी धार्मिक जो शिक्षाएं हैं, उनका भी साथ नहीं छोड़ना चाहते, और समय के साथ कदमताल करते हुए पश्चिमी जो शिक्षाएं हैं, पश्चिमी संस्कृति है, उसको भी समझने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। उनको नया ऑप्शन क्या मिलता है, दार उल उलूम का, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, मौलाना शिबली नुमानी की। नव बौद्धवाद नियो बुद्धिज्म के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर या विवेकानंद? हम जानते हैं कि जो बड़े पैमाने पर एक बुद्ध धर्म का जो ग्रहण किया गया था हमारे स्वतंत्र भारत में, वो किया गया था किसके द्वारा? अंबेडकर जी के द्वारा। ये नव बौद्धवाद जो पुरानी बुद्ध धर्म के अंदर हीनयान महायान शाखाएं हैं, इनके संदर्भ में नहीं था, अपितु बौद्ध धर्म की एक नई व्याख्या करके, बौद्ध धर्म की एक नई व्याख्या करके, उसकी प्राचीन जो शिक्षाएं हैं उनका ही क्या करके, उनमें ही कुछ मॉडिफिकेशन करके अपनाया गया, किसके द्वारा? अंबेडकर जी के द्वारा। और ये नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नव बौद्धवाद जिसे नवयान भी कहा जाता है, नवयान, नवयान, हीनयान महायान नवयान। नवयान इसलिए कहा गया है ताकि बौद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव प्रदर्शित हो। ये एक नई अवधारणा है, नवयान या भीमयान। भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे भीमयान भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा जो भूमि थी उनकी, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने पारंपरिक जो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म को नहीं, अपितु उसके एक नए सामाजिक रूप से जागरूक और जाति विरोधी स्वरूप, जी हाँ, नवयान की व्याख्या की, जो विज्ञान, समानता और मानवाधिकारों पर आधारित था। ऑलरेडी बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान और महायान 2 शाखाएं थी, लेकिन उसका अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करके नवयान बनाया गया, नवयान की अवधारणा दी गई, नवयान की एक संकल्पना दी गई, जिसको कि भीमयान भी कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने नवयान की संकल्पना दी। उसके प्रतिपादक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। एक बुद्धिज्म के अंदर ही एक ऐसी प्रथा, परंपरा और ऐसा पंथ जो कि विज्ञान को, समानता को और मानवाधिकारों का पैरोकार है, और ये ज़्यादा समावेशी समाज की रचना की ओर अग्रसर है। तो याद रखिएगा, नवयान या भीमयान, नव बौद्धवाद, नवयान, भीमयान या नव बौद्धवाद किसके, इनके प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन और उनके नायक। जी हाँ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बात है। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ जो कि महात्मा गांधी के द्वारा एस्टेब्लिश था, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से।
अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, उसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन, ये तो बहुत ही फेमस चीज है। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। आत्मसम्मान साउथ के अंदर कौन सा आंदोलन चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन। तो तीनों के तीनों इसमें सुमेलित हैं। ओके। 1932 पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई और पहले अध्यक्ष चुने गए स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि अखिल भारतीय किसान सभा जो थी कब एस्टेब्लिश हुई थी? आप अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में कहां पर? लखनऊ में। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। महासचिव एनजी रंगा, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1936 लखनऊ, अखिल भारतीय किसान सभा। आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने और निचली जातियों को स्वाभिमान दिलाने के लिए शुरू किया गया था। 1925 में साउथ इंडिया के अंदर ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, दलित जातियों के अंदर अपना आत्मसम्मान आप पहचानिए, ये कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत में 1925 में चलाया गया। और 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की। इसे ही बाद में क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ इसका नाम कर दिया गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। बिल्कुल, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। कौन? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? मद्रास में, अडियार के पास इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बॉम्बे के अंदर की थी। 1875 में महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ होगा? गांधी जी का जन्म गांधीनगर में ही तो हुआ होगा। नहीं, गांधी जी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। याद कीजिए गांधी जी की जन्म तिथि। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। और एनी बेसेंट थी ही सही। और अडियार में है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं हैं? समानता पूछी जा रही है कि आखिरकार इनमें क्या समानताएं हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वयं विवेकानंद, आर्य समाज 1875 बंबई के अंदर। कहाँ? बंबई के अंदर। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल जो एजेंडा के साथ नहीं बने थे, लेकिन धीरे धीरे कुरीतियों को मिटाते मिटाते आखिरकार शोषण को रोकने के लिए इन्होंने जो देशभक्ति की भावना थी उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या निभाया? योगदान निभाया। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव जो है बंगाल में हुआ। क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हुआ था? आर्य समाज 1875 बॉम्बे के अंदर। तो ये बात तो क्या समानता थी? मतलब ये समानता तो नहीं थी। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या ये इनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी? नहीं। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया? नहीं लिया। तो ऑप्शन 1 ही एक मात्र सही आंसर है। यद्यपि तीनों महान संगठनों, ब्रह्म समाज जो कि 1828 में, आर्य समाज 1875 में और रामकृष्ण मिशन 1897 में, इनका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार था, राजनीतिक नहीं। लेकिन उन्होंने भारतीयों में अपनी संस्कृति, धर्म और अतीत के प्रति गौरव की भावना जगाई। छुआछूत, जाति प्रथा, अंधविश्वास का विरोध कर इन्होंने समाज को एकजुट किया।
जिसने परोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्षतः तो ये काम नहीं कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से तो ये काम कर रहे थे छुआछूत के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, जाति प्रथा के विरुद्ध। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जो थी उसको सुदृढ़ करने में इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। आर्य समाज मुंबई में स्थापित हुआ था, बंगाल में नहीं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारियों के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम करने वाले, उनकी शिक्षा के लिए काम करने वाले, भारत में पहला जो है बालिका स्कूल खोलने वाले वो दंपत्ति कौन थे? आइए बात करते हैं। क्या वो पद्माबाई रानाडे थी, एनी बेसेंट थी, या सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले जो है मेल हैं, ज्योतिबा फूले मेल हैं, और नारी आंदोलन इन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। एक ऐसा कपल जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ, विषमताएं सहते हुए भी पुणे में पहला जो है बालिका स्कूल खोला था। मतलब ये तक कहा जाता है कि इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो बाल विवाह के पश्चात आई थी, ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाया, पहले उनको शिक्षित किया, उसके बाद वह स्वयं शिक्षिका बनती है और दूसरी बालिकाओं को शिक्षित करती है। अपने घर से जब भी सावित्रीबाई फूले निकलती थी अध्यापन कार्य के लिए, तो लोगों को ये पसंद नहीं था कि उनकी लड़कियों को किसी प्रकार से कोई शिक्षा दी जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बड़ी ही एक सीमित सोच थी, संकुचित दायरा था। लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समाज की पूर्व निर्धारित जो जड़वत अवधारणाएं थी उन्होंने तय कर रखा था। शिक्षा चूंकि क्या खोलती है, मनुष्य के अवसरों के द्वार खोलती है, दिमाग को खोलती है, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां क्या करें, लड़कियां ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें। इसीलिए उन पर कई बार कीचड़ उछाला जाता था और वो हमेशा अपने बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी कि कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह की घटना की तो क्या कर लिया जाएगा, कपड़े चेंज कर लिए जाएंगे। लेकिन अपने मिशन को नहीं रुकने दिया। आधुनिक भारत में नारी आंदोलन और महिला शिक्षा की नींव रखने का सबसे पहला और प्रामाणिक श्रेय ज्योतिराव गोविंदराव फूले या ज्योतिबा फूले को दिया जाता है। ज्योतिबा फूले को दिया जाता है और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को दिया जाता है 1848 में। कब? 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए देश का पहला स्वदेशी स्कूल खोला। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने, महिलाओं को सामाजिक बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आजीवन संघर्ष किया। इसीलिए उन्हें नारी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इन्होंने अपने घर का कुआं जो अछूत माने जाने वाले लोग थे उनके लिए खोल दिया था कि आपको अगर कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप आकर के हमारे घर के कुएं में से पी सकते हैं। तो ऐसे थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले या ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। निम्नलिखित कदमों को ध्यान से पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। निश्चित तौर पर ब्रह्म समाज जो है आपके एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। वो मूर्ति पूजा का खंडन करता था और राजा राम मोहन राय की तो फारसी के अंदर मेरा एकेश्वरवादियों को तोहफा या जो है उपहार, ये पुस्तक भी उनके द्वारा लिखी गई है। ये सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। निश्चित तौर पर आर्य समाज जो दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल्स हैं वो किससे प्रेरणा पाके चले हैं? आर्य समाज से ही प्रेरणा पाकर चले हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो 1, 2 और 3 तीनों विकल्प सही हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निर्गुण एकेश्वरवाद, जी हाँ निर्गुण एकेश्वरवाद, ये सगुण की बात नहीं करते थे। ब्रह्म समाज सगुण की बात नहीं करते, ये निराकार की बात करते हैं, साकार की बात नहीं करते। ये किसकी बात करते हैं? निराकार की। इसलिए मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। तुहफत उल मुहाविदीन, ये मेरा एकेश्वरवादियों को जो है उपहार किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया और लाला हंसराज आदि के प्रयासों से दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेजों की देशव्यापी श्रृंखला स्थापित की गई। जी हाँ, जो लाला हंसराज जैसे व्यक्ति थे, इन्हीं के
मार्गदर्शन में, इन्हीं के सहयोग में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की देशव्यापी एक चेन बनी, श्रृंखला बनी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में वेदांत के प्रचार और मानव सेवा दरिद्र नारायण की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मानव सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, ये कई बार पूछा गया है कि आखिरकार दरिद्र नारायण की सेवा का कंसेप्ट क्या है। कभी विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रामकृष्ण जो मिशन था, रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में उनके शिष्य कौन, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1897 में। एक तो मानव सेवा, इसके उद्देश्य दो थे, एक तो वेदांत का प्रचार करना और एक मानव सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा करना। ओके, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? आखिरकार इनमें से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीण था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये तो वेदों के हिमायती थे। वेदों को लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। वेदों को बिना संस्कृत के आप पढ़ नहीं सकते। निश्चित तौर पर दयानंद सरस्वती जो है संस्कृत भाषा में प्रवीणता रखते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने तो संस्कृत को आसान बनाने के लिए कई पुस्तकों का लेखन किया। राजा राम मोहन राय संस्कृत ही नहीं अपितु फारसी जैसी दूसरी कई भाषाओं में सिद्धहस्त व्यक्ति थे। इसलिए सभी के सभी समाज सुधारक संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। बात करते हैं हम कि स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का गहन अध्ययन किया और उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका सारा का सारा संपूर्ण दर्शन संस्कृत के मूल वैदिक ग्रंथों पर आधारित था कि जो मूल वेद क्या कहते हैं उनकी व्याख्याओं पर मत जाओ, मूल वेद जो संस्कृत में है वो क्या कह रहे हैं उसको ध्यान दो, वेदों की ओर लौटो। उनका जो गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है उन पर ध्यान मत दो, ये कहना किसका था? दयानंद सरस्वती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो साहित्य है वो बड़ा ही काम का साहित्य है। चाहे जो बंगाली आपके वर्णमाला को ले लीजिए, चाहे संस्कृत व्याकरण को सरल करने के लिए जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है वो ले लीजिए। बड़ी ही डायनेमिक पर्सनैलिटी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय यद्यपि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे संस्कृत के साथ साथ अरबी, फारसी, ग्रीक, हिब्रू आदि के जो है आपके उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज को जो हम देखते हैं कि ये किस तरह से मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, एक ईश्वरवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पश्चिमी शिक्षा के भी समर्थक थे, लेकिन संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। उपनिषदों का भी अनुवाद किया। इनका कहना था कि कहीं से भी आपको अगर अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा संदेश मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वापस से मिलेंगे एक नई कक्षा में। जुड़े रहिए दिग्गज अकेडमी के साथ। धन्यवाद।